की इस वीडियो में हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में जो एक स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, हिंदी का जो प्रश्न आता है जीवन परिचय, उसका जो 5 नंबर बिल्कुल आपको पक्का होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। हर साल किसी न किसी सेट में लगातार जितने भी 7 सेट बनते हैं, जिसमें से 5 से 6 सेट में तो ये लगातार बिल्कुल पक्का ही आने वाला है। चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से इसे जो है लिखना चाहिए। इसमें जो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित लेखकों का जो है साहित्य परिचय, जो साहित्य परिचय किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा। किसी भी आप जो लेखक हैं या फिर कवि है, सबका जो है साहित्य परिचय जो है इसी तरीके से लिखा जाता है। और इसको आप समझ लेंगे किस तरीके से हमें साहित्य परिचय में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें जीवन परिचय लिखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्केच से आप इसको यहाँ पे डार्क करके इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको जो है इसका जो जीवन परिचय है वासुदेव शरद अग्रवाल जी का पूरा आपको आता है। यहाँ पे जो जन्म है या जन्म स्थान है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, वो किस सन में हुआ था उसको भी आपको हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जितने भी हेडिंग बनेंगे सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो जीवन परिचय होता है उसमें एग्जामिनर क्या चीज़ देखता है। एग्जामिनर जो है सर जो है जो यहाँ पे सन होता है, किस सन में और किस स्थान में इनका जो है जन्म हुआ है, और मृत्यु जो है किस सन में हुई है, और उनकी जो रचनाएं होती हैं वो रचना भी देखता है। और साथ ही साथ उनकी जो हेडिंग देखेगा, तो एग्जामिनर सिर्फ आपको जो हेडिंग देखेगा और अब यहाँ पे ब्लैक पेन से या फिर स्केच से लिखे रहेंगे तो काफ़ी उसको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जीवन परिचय लिखिए, आपने इस तरीके से पूरा जीवन परिचय लिख दिया, तो मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी लाखों के तादाद में कापियाँ चेक करनी है। मैं यहाँ से लाइन टू लाइन ऐसे नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ देखूंगा कि हेडिंग हाँ जीवन परिचय वासुदेव शरद अग्रवाल जी का है, और जन्म स्थान कहाँ का है, मेरठ जिले का है, और कौन से सन में, ये सारी चीज़ें देखूंगा। साहित्य परिचय में देखूंगा कि हाँ इन्होंने हेडिंग बनाई है, इसके अंदर 4-5-6 लाइन लिखी है, इसका मतलब इनको साहित्य परिचय भी पता है। साथ ही साथ रचना लिखेंगे, रचना हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पे 2-3 रचना लिख देंगे, तो इससे एग्जामिनर अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको कि आपने जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन परिचय, आपको याद है आपने अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको पूरे टोटल 5 मार्क्स दे देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं आप किस तरीके से इसे लिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया। अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म, डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के, कौन से जिले में, मेरठ, मेरठ जिले के खेड़ा नामक, कौन से नामक, खेड़ा नामक, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मैं आपको बिल्कुल एकदम आराम से सरल भाषा में समझा रहा हूँ, 102 बार जो है रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो 102 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा, आप कभी भी इसका जीवन परिचय, वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जीवन परिचय तो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाली हैं। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके जो माता पिता हैं वो लखनऊ में रहते थे। और वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में, मेरठ एक ज़िला है, ज़िले का नाम है, उसी ज़िले के खेड़ा नामक एक गांव होता है, ग्राम यानी गांव, उसमें उनका जन्म हुआ था। इनके जो माता पिता हैं वो लखनऊ में रहते थे। अब हम आगे देखेंगे कि इसलिए इनका जो बचपन है वो लखनऊ में व्यतीत हुआ, यानी लखनऊ में इनका जो बाल बचपन थे, ये छोटे थे, बालक थे, तो इनका जो बचपन था वो लखनऊ में बीता हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की, यानी जब ये लखनऊ में रहते थे तो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी, जैसे फर्स्ट जो है नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 क्लास जैसे पढ़ते हैं, उसी तरीके से इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की यानी प्रारंभिक की जो शिक्षा थी वो यहीं से यानी लखनऊ से प्राप्त की।
उसके बाद हम देखेंगे कि तथा काशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तरी की। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने एमए की परीक्षा पूरी की। और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की परीक्षा उत्तरी की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा जो है उत्तरी की, और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की परीक्षा इन्होंने उत्तरी की यानी पूरी की। ये बहुत हंसमुख और नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बहुत हंसमुख थे और नर्म स्वभाव के यानी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। यानी जो साहित्यकार है इसी को इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी को शौक रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, इसी तरीके से इनको जो है साहित्य के प्रति बहुत प्यार था, इसीलिए इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करते रहे। जीवन के आखिरी समय तक भी ये साहित्य साधना करते रहे। सन 1967 ईस्वी यानी 1967 ईस्वी को ये स्वर्ग सिधार गए। यानी 1967 ईस्वी 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, यानी ये दुनिया से चले गए, स्वर्ग में सिधार गए। आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने पढ़ा, हमने कुछ इसके अंदर ज़्यादा जो है ज़्यादातर हम इसके अंदर जितनी भी बातें की हैं सारी बातें हमने बना के ही लिखी हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि ये कौन से सन में हुए हैं, 1904 ईस्वी में हुए हैं, और कौन से ज़िले में, मेरठ ज़िले के खेड़ा नामक ग्राम में। अभी आप अगर इसको पढ़ना चाहें या एग्जामिनर पढ़ेगा तो यहाँ से 1-2 लाइन पढ़ लेगा, फिर यहाँ पे वो ऐसे करके नीचे चेक कर लेगा, उसको एक्सपीरियंस है कि आपने कितने शब्द लिखे हैं। वैसे वैसे यहाँ पे देखेगा कि सन देखेगा, जिला देखेगा, फिर यहाँ पे उसको ऐसे करके देख लेगा कि जो इसका जो मृत्यु का सन है वो किस तरीके से है, सही है गलत, वो देखेगा। फिर उसके बाद में प्रश्न बोला जाता है कि साहित्य परिचय देते हुए किसी एक इनके कुछ रचनाओं का नाम लिखिए। तो हम देखेंगे कि साहित्य परिचय किस तरीके से हमें लिखना है। एक चीज़ आपको और समझ लेनी कि जो साहित्य परिचय है सबसे पहले आपको जीवन परिचय ही लिखना होता है। साहित्य परिचय भी जीवन परिचय की ही बातें लिखी जाती हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि पहले आपको जीवन परिचय की हेडिंग डालना, उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय पूरा लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा 4-5 लाइन साहित्य परिचय भी आपको लिख देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इसे लिखना है। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कि साहित्य परिचय। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि वासुदेव शरद अग्रवाल जी ने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में रचना लिखने में व्यतीत किया। यानी इन्होंने अपने पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को, जो साहित्य रचनाएं होती हैं उसको संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाएगा, इसी में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया यानी बिता दिया। हिंदी में रचना लिखने के बाद इन्हें संस्कृत में निबंध अनुवाद लिखने का शौक था। यानी जब हिंदी में यह रचना लिख चुके थे अब इनको जो है संस्कृत में जो है निबंध लिखा जाता है, उसको इनका शौक था। इन्होंने अपनी कई कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। यानी इन्होंने अपनी जो कविता लिखी थी हिंदी में, उसी कविता को इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी इनको जो है हिंदी भाषा भी आती थी, अंग्रेजी भाषा भी आती थी और संस्कृत, इसी तरीके से उर्दू, फारसी और कई भाषा भी इनको आती थी। यानी इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी साहित्य सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जो साहित्य सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने साहित्य परिचय भी लिख लिया। इसी तरीके से जब भी आप किसी लेखक का या फिर कवि का जीवन साहित्य परिचय लिखना चाहें तो इसी तरीके से उसमें जो जीवन परिचय में कुछ कुछ बातें हैं उसको भी आप इसमें बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं किस तरीके से हमें रचना लिखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, और उसके बाद में भारत की एकता। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाली सबसे मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी नाम से इनका जो है
एक पार्ट भी है, एक लेसन भी है। इसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो सुंदर व्याख्या भी आते हैं। ये इस पार्ट का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये भी इनकी कविता में ही आएगा। तो आपने देखा इनकी कितनी रचनाएं यहाँ पे, इसमें से आप 3 याद कर लेंगे तब भी आपको पूरे पूरे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कितनी आसान तरीके से हमने इसको आसानी से एक बार में ही समझ लिया है। अगर आप वीडियो ये 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से ये बिल्कुल याद होने वाला है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रश्न आपको जो है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा।